हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी IQ PCS चैनल पर। आप जुड़ चुके हैं स्टडी IQ PCS चैनल के साथ। मेरा नाम शुभम सरधालिया है। इकोनॉमी NCERTs को डिस्कस करते हुए एक और चैप्टर को हम यहाँ पे डिस्कस करने के लिए आ चुके हैं। आज जिस चैप्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 10वीं कक्षा की NCERT का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जो लोग आज पहली बार इस क्लास के साथ में जुड़े हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं NCERT के चैप्टर्स को एक एक करके हम क्लास वाइज डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट एग्जाम के अंदर जो हमारा NCERT का कंपोनेंट है वो बहुत अच्छे से तैयार हो सके। इन क्लासेस में दिए जाने वाले नोट्स की मदद से आप पूरी की पूरी NCERT की इकोनॉमी की प्रिपरेशन जो है वो कर पाएंगे। दोस्तों, 9th क्लास से शुरुआत होती है NCERT की। मैं हर बार ये क्लास में बताता हूं कि जब पहली बार हमने अपने स्कूल लाइफ में NCERT की किताब देखी थी वो 9वीं कक्षा में थी। 9th क्लास की NCERT के एक एक चैप्टर को हमने डिस्कस करा था। अब हम पहुंच चुके हैं सेकंड NCERT जो है 10th क्लास की, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक वृद्धि को, आर्थिक विकास को समझना था हमें, और इस दिशा में आज हम सेकंड चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। कुछ इस प्रकार की है हमारी 10वीं कक्षा की NCERT, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास को कैसे समझा जा सकता था। सर, चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। चैप्टर नंबर 1 का क्या नाम था? चैप्टर नंबर 1 का नाम था डेवलपमेंट। क्योंकि NCERT का नाम है अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट, तो सबसे पहले हमको डेवलपमेंट क्या होता है यह समझना जरूरी था। अगर आपने वो पिछला लेक्चर देखा है तो आप जानते होंगे कि हमने एग्जाम्पल लिया था अलग अलग लोगों का। एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट का कंसेप्ट कुछ और था, दूसरे के लिए डेवलपमेंट का कंसेप्ट जो है वो कुछ और कहता था। तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जब हमें यह चीज समझ में आ गई कि डेवलपमेंट होगी कैसे, मोर और लेस, जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 चीजें इंपॉर्टेंट है जिससे कोई भी व्यक्ति डेवलप्ड फील कर सकता है। वो क्या था? हेल्थ, एजुकेशन और इनकम। ये 3 क्षेत्र ऐसे थे, अगर किसी भी इंडिविजुअल को ये तीनों सेक्टर्स सही ढंग से मिल रहे हैं या तीनों कंपोनेंट्स अगर उसके पास हैं तो वो डेवलप्ड फील करेगा। यानी कि जितना उसको चाहिए उतना पैसा भी है, उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार उसके पास शिक्षा भी है और उसका स्वास्थ्य भी बेहतर है। तो ये चीजें जो है वो डेवलपमेंट को राइज करेंगी। अब यहां पर एक कंपोनेंट था इनकम का। पहले 9th क्लास की NCERT स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर से शुरू करके यहां तक हम एक कंसेप्ट तो समझ चुके थे कि सर इनकम जो है वो लेने के लिए हमको काम करना था, एम्प्लॉय होना था या एम्प्लॉयर बनना था। एम्प्लॉयमेंट जो है, रोजगार जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो रोजगार कैसे मिलेगा? रोजगार मिलेगा काम करने से। अपने आसपास घूम करके देख लीजिएगा, आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे जो कोई ना कोई काम कर रहे हैं, किसी ना किसी प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। कोई X काम कर रहा है, कोई Y काम कर रहा है, कोई Z काम कर रहा है। इनके काम का एंड रिजल्टेंट जो है वो सबका सेम है। क्या होगा? रोजगार मिलेगा, इनकम होगी। लेकिन क्या ये सभी लोग एक काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या ये सभी लोग एक जैसा काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या सब लोग एक सेक्टर में काम कर रहे हैं? यहां पर शायद होगा कि सर ये सेक्टर क्या होता है, पहले वो समझाइए। उसी चीज को समझेंगे हम इस डिस्कशन के अंदर, जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। Sir, every individual is required to engage in an occupation in order to earn his livelihood so that he can sustain the life of his and his family. प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आजीविका कमाने के लिए एक व्यवसाय में संलग्न होना आवश्यक था, ताकि वो अपने और अपने परिवार के सदस्यों के जीवन को बनाए रखे, उनकी आजीविका जो है वो सुनिश्चित कर सके। अब ये चीज तो क्लियर थी कि अगर मैं चाहता था मैं अच्छे से रहूं, मेरा परिवार अच्छे से रहे, मैं डेवलपमेंट का जो एक फ्रूट है वो प्राप्त कर सकूं, तो मुझे काम करना था, मुझे किसी ना किसी प्रकार के ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व होना था। सर, अपने आसपास देखिए, अलग अलग तरीके के काम करते हुए लोग हमको नजर आएंगे। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई आर्मी में है, कोई सोल्जर है, कोई फायरमैन है, कोई किसान है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है। XYZ ऑक्यूपेशन जो है वो एक एंडलेस लिस्ट बनती है। हर इंडिविजुअल कोई ना कोई काम कर रहा है, उस काम से वो अपनी आजीविका अर्न कर रहा है। हर इंडिविजुअल इस काम से अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहा है। ये सारे के सारे ऑक्यूपेशन एक दूसरे से अलग है। ये सारे के सारे ऑक्यूपेशन ब्रॉड तरीके से कुछ कैटेगरीज में जो है वो शामिल होते हैं। ऑल दिस सेक्टर्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज। वो कौन सी है वो हमको जानना होगा।
कोई भी इकोनॉमी जो है वो बहुत अच्छे से समझी जा सकती है अगर हम उसके कंपोनेंट्स को या सेक्टर्स को जो है वो समझ लें। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी अल्टीमेटली आर्थिक गतिविधियों से बन रही है। आर्थिक गतिविधियां क्या है? कोई भी ऐसा काम जिससे हमें पैसे मिल रहे हैं, जिससे पैसे मिल रहे हैं उसी को हम ऑक्यूपेशन कहते हैं। तो इकोनॉमी को समझना था तो उसके इकोनॉमिक सेक्टर्स को समझने की जरूरत थी। इकोनॉमिक सेक्टर्स क्या थे? जो जिनसे हमको अर्निंग हो रही थी, और अर्निंग किससे होती है? ऑक्यूपेशन से। तो इकोनॉमी को समझने के लिए अगर हम वहां पर उस इकोनॉमी के अंदर जो लोग जुड़े हुए हैं वो क्या क्या काम करते हैं उसको हम समझ ले तो हम मोर और लेस इकोनॉमी को समझ पाएंगे। सेवरल क्लासिफिकेशंस कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल क्राइटेरिया। कुछ कैटेगरीज बनाई जाती हैं अलग अलग कैटेगरी क्राइटेरियाज के हिसाब से जब बात आती है इकोनॉमी के सेक्टर्स को समझने की। सर एग्जाम्पल के तौर पर ये तस्वीर आप देखिए, यहां पर एक व्यक्ति जो है ये कुछ ठीक कर रहे हैं। ये भाई साहब फोन पर बात कर रहे हैं। यहां पर कुछ महिलाएं क्या कर रही हैं? वो खेत में फसल जो है वो बो रही हैं। ये एक माइनर है, ये खान के अंदर, माइन के अंदर खुदाई कर रहा है, और ये कुछ लोग जो है ये माइंस में से जो भी ये माइनिंग कर रहे हैं, कोयला या कुछ भी हो सकता है, उसको लेकर के जा रहे हैं। सर कुछ इस प्रकार की चीजें जो हैं वो हमारी इकोनॉमी में होती है। ये बेसिक सा एग्जांपल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही चीजें होती हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर हमको इस तरीके का ग्राफिक जो है वो मिलता है, जो सिर्फ इस वजह से है ताकि हम समझ सकें कि लोग कितने अलग अलग प्रकार के काम जो है वो कर सकते हैं। और इसको समझने के लिए सर एक ग्राफिक्स की आई डोंट थिंक जरूरत है, क्योंकि हमारे सामने लाइव एग्जाम्पल्स है। आप अपने घर के बाहर निकलिए, कोई ना कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ करता नजर आएगा। हो सकता है वहां एक सब्जी वाला खड़ा हो सकता है वहां पर एक साइकिल का पंचर बना रहा हो, एक किराने की दुकान हो, एक पुलिस वाला खड़ा हो। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ काम, कोई ना कोई एक्टिविटी जो है वो कर रहा है, वो उसका ऑक्यूपेशन है। और ऑक्यूपेशन क्या है? वो आजीविका का स्रोत है, उससे उसे पैसे मिल रहे हैं। जिस भी चीज से पैसे मिलते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज मिलकर के ही तो किसी देश की, किसी घर की, किसी गांव की, किसी शहर की इकोनॉमी बनती है। तो वही तो हमें समझना था। इस चैप्टर के अंदर हम 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, आर्थिक गतिविधियों की या रोजगार के। हम 3 क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं? पहली क्लासिफिकेशन है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। दूसरी क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, और तीसरी है पब्लिक और प्राइवेट। बहुत सारे लोग जो है वो इन टर्म्स को देख करके शायद समझ गए हों कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एक क्लासिफिकेशन है, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड एक क्लासिफिकेशन है, और पब्लिक और प्राइवेट एक क्लासिफिकेशन है। इन 3 अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज की क्लासिफिकेशन के अराउंड हमारा ये पूरा का पूरा डिस्कशन जो है वो रिवॉल्व करने वाला है। सर सबसे पहले आती है 3 कैटेगरीज, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अगर आप थोड़ा सा भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में जानते हैं, कभी आपने इकोनॉमी पढ़ी है, तो आपने डेफिनेटली ये 3 नाम या एटलीस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी नाम तो जरूर सुना होगा। प्राइमरी सेक्टर वो है जहां पर हम कोई भी ऑक्यूपेशन या कोई भी काम कर रहे हैं। दोस्तों प्राइमरी सेक्टर को समझने के लिए लेट्स गो बैक टू स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर की कहानी पर वापस जाएंगे और वहां से समझेंगे प्राइमरी सेक्टर को। वहां पर लोग सबसे ज्यादा क्या करते थे? एग्रीकल्चर या उससे जुड़ी हुई अलाइड एक्टिविटीज। प्राइमरी शब्द का अर्थ होता है मुख्य, मेन या इनिशियल, सबसे पहला, सबसे प्रमुख, सबसे मेन। जब आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत हुई स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में, मैंने आपको बताया कि लोगों ने सबसे पहले क्या करना शुरू किया। लोगों ने सबसे पहले देखा कि सर कुछ कमाना जरूरी था। उसके लिए हमारे पास इजीएस्ट वे आउट क्या था? हमारे पास मौजूद थी जमीन। जिसके पास जमीन थी उसने जमीन की मदद से खेती करना शुरू कर दी। जिसके पास जमीन नहीं थी उसने गाय भैंस ला करके दूध या डेयरी का काम शुरू कर दिया। जिसके पास गाय भैंस भी नहीं थी उसने पोल्ट्री फार्म खोल लिया, उसने मुर्गियों को पालना शुरू कर दिया। जिसके पास वो भी नहीं था उसने मछली पकड़ना शुरू कर दी। जिसके पास घर के पास कहीं तालाब या नदी भी नहीं थी उसने कोई माइन ढूंढ ली, वहां से वो चाहे कोयला हो चाहे कोई और पदार्थ हो उसको निकालना शुरू कर गया। इन सभी लोगों के ऑक्यूपेशन एक दूसरे से टोटली अलग थे, लेकिन एक चीज यहां पर सब में कॉमन थी। वो क्या था? सर इन्होंने अपनी लाइवलीहुड के लिए कोई भी सेक्टर चुना, उसका रिलेशन किससे था? नेचर से। जमीन, एग्रीकल्चर नेचर ने हमें दी, गाय भैंसे नेचर से आई, मछली पकड़ने के लिए नदियां तालाब नेचर से आए,
माइनिंग के लिए कोयले की जो खदानें हैं, जो माइंस है, वो नेचर से आई। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो डायरेक्टली प्रकृति से संबंधित हो, नेचर से संबंधित हो, उसकी मदद से लोग कोई काम कर रहे हैं और उस काम से उन्हें पैसा मिल रहा है, दिस इज नोन एज प्राइमरी सेक्टर। व्हेन वी प्रोड्यूस गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस, ग्रेजुअली हम आगे आगे चल करके इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स टर्म्स में समझेंगे, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए प्राइमरी सेक्टर क्या है सर, वंस एंड फॉर ऑल इसको याद कर लीजिए। प्राइमरी सेक्टर का सीधा सीधा रिलेशन है प्रकृति के साथ में। जब प्रकृति द्वारा दिए गए संसाधनों का इस्तेमाल करके कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी देश अगर अपनी आजीविका चला रहा है, तो वो क्या है, इट इज नथिंग बट प्राइमरी सेक्टर, वो होगा हमारा प्राइमरी सेक्टर। आई होप प्राइमरी सेक्टर की बेसिक डेफिनेशन हमको समझ आ गई हो। प्राइमरी के बाद आया सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को नाम दिया गया इंडस्ट्रियल सेक्टर का। सर दो एग्जांपल्स हैं। एक है, आपके घर पे दो लोग थे, मान लीजिए आप और आपके पड़ोसी दो लोग साथ में रहते हैं। आपके घर पे दूध देने के लिए आता है एक व्यक्ति, उसका नाम है राजू। राजू डेयरी वाला जो है वो आपके घर पे दूध देने आता है। आपके पड़ोसी के घर में पैकेट वाला दूध आता है जिसके ऊपर लिखा होता है क्या, मदर डेयरी। सर दोनों के घर पे सेम प्रोडक्ट आ रहा है, एक है राजू दूध वाला लेकर के आ रहा है, दूसरा एक पैकेट में आता है जिसके ऊपर लिखा है मदर डेयरी। यहां पर जो राजू दूध वाला है वो क्या करता है, उसने घर पे अपने 2-4 भैंसें रखी है, उन भैंसों से दूध निकालता है, उस दूध को इकट्ठा करता है और लोगों के घरों में देने जाता है। क्या मदर डेयरी में भी ऐसा ही है? क्या आपको लगता है कि मदर डेयरी हो गया, अमूल हो गया, वेरका हो गया, कोई भी जो बड़े बड़े डेयरी कंपनीज हैं जो दूध आदि या उससे बने हुए पदार्थ बेचते हैं, क्या इन सभी ने अपने पास गाय भैंसें बांध रखी होंगी? आपको क्या लगता है कि आप मदर डेयरी के प्लांट में जाएंगे तो एक बहुत बड़ा सा आपको शेड मिलेगा, उसके अंदर सिर्फ गाय भैंसे होंगी, वहां पर मदर डेयरी के लोग दूध निकाल रहे हैं, फिर उस दूध को बेचने जा रहे हैं? नहीं सर। प्राइमरी सेक्टर में राजू जैसे लोग इन्वॉल्व हैं जो खुद काम करते हैं, खुद दूध निकालते हैं, उसे बेचने जाते हैं, लेकिन राजू जैसे और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनसे कुछ और लोग ये सारा का सारा सामान खरीद लेते होंगे एज अ रॉ मटेरियल। सर सेकेंडरी सेक्टर क्या है? जब भी प्राइमरी सेक्टर ने कुछ मैन्युफैक्चर किया, एक और सेक्टर यहां पर बैठा था जिसने प्राइमरी सेक्टर के मैन्युफैक्चरर्स को कहा कि सर आप अपना सारा सामान मुझे बेच दो, मैं इसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करूंगा और इस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए मैं एक न्यू प्रोडक्ट बना दूंगा। ये सेकंड क्लासिफिकेशन या सेकंड कैटेगरी थी। प्राइमरी सेक्टर में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, वो वीट हो सकता है, वो फ्लोर हो सकता है, वो मिल्क हो सकता है, वो एग्स हो सकते हैं, वो फिश हो सकती है। सिर्फ एडिबल आइटम्स ही नहीं सर, माइनिंग करते हैं, माइनिंग करके मान लीजिए आपको गोल्ड मिला, आपको आयरन ओर मिला, आपको कोल मिला। ये सब चीजें कौन कर रहे थे? ये सब चीजें कर रहे थे प्राइमरी सेक्टर वाले। लेकिन एक सेक्टर और वहां पर बैठा था, वो कहता था कि भाई करोगे क्या, चलो ठीक है, खाद्य पदार्थ एडिबल आइटम्स है, वीट है, फ्लोर है, मिल्क है, एग्स है, ये सब तुम खा लोगे। क्या गोल्ड खाओगे, आयरन खाओगे, कोल खाओगे? ये तो तुम खा नहीं सकते, तो उसका करोगे क्या? अल्टीमेटली जो माइनिंग करता है, जो चाहे सोना निकाले, चाहे वो लोहा निकाले, चाहे कोयला निकाले, उसको पैसे तभी मिलेंगे जब वो इसको सेल कर पाएगा, और इसको सेल तब कर पाएगा जब इसको कोई खरीदने वाला होगा। यहां पर एक सेक्टर सामने आया जिनका काम क्या था, ये लोग परचेज करते थे उन सभी प्रोडक्ट्स को जो प्राइमरी सेक्टर प्रोड्यूस करता था, उसके अंदर कुछ अपनी एक्सपर्टीज, उसके अंदर कुछ अपनी मशीनरी लगा करके एक ऑल टुगेदर नया प्रोडक्ट बनाते थे, और ये लोग कहलाते थे क्या? सेकेंडरी सेक्टर वाले। सेकेंडरी सेक्टर की एग्जांपल, एक एग्जांपल, एक कंपनी है ब्रिटानिया, बिस्किट बनाती है। सर बिस्किट किससे बनता है, या केक बनाती है? अगर ब्रिटानिया केक किससे बनता है? केक के लिए चाहिए होगा व्हीट फ्लोर, एग्स चाहिए होंगे,
ठीक है जी, शुगर चाहिए होगी और कुछ, चलिए ठीक है, हम बेसिक सा बिस्किट बना रहे हैं। व्हीट फ्लोर, आटा या मैदा हमने लिया, उसके अंदर हमने एग्स डाल दिए, उसके अंदर हमने चीनी डाल दी और इन सब चीजों को मिला करके हीट कर दिया या बेक कर दिया। उसके बाद जो एंड रिजल्ट हमारे पास आया वो था बिस्किट। अभी मैंने आपको जब सेकेंडरी सेक्टर की डेफिनेशन बताई, मैंने आपको कहा कि ये वो सेक्टर है जो प्राइमरी सेक्टर से प्रोडक्ट परचेज करता है, उसमें अपनी एक एक्सपर्टीज लगाता है और एक नया प्रोडक्ट बना देता है, वो कहलाता है प्राइमरी सेक्टर। सर प्राइमरी सेक्टर, सॉरी, वो कहलाता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर जब प्राइमरी सेक्टर से कुछ परचेज करता है उसे कहा जाता है रॉ मटेरियल, कच्चा माल। इस रॉ मटेरियल में वो लगाएगा अपनी एक्सपर्टीज और बन जाएगा एक नया प्रोडक्ट जो होगा क्या, फाइनल प्रोडक्ट। व्हीट, एग्स और शुगर उसने कहां से लिए, प्राइमरी सेक्टर से, किसान से या जो डेयरी फार्मर था उससे लिए। उसमें उसको लगा कि यार इनको मिक्स करना चाहिए, इसको गर्म करना चाहिए। हो सकता है स्टार्ट ऐसे ही हुआ हो कि यार एक बार गलती से उसने 2-3 चीजों को मिक्स कर दिया, उसको लगा यार इसको मिक्स करके क्या बनता है, उसने टेस्ट किया यार मजा नहीं आया, ऐसा करता हूं इसको गर्म करके देखता हूं। उसने उसको हीट कर दिया, बेक कर दिया। इस रॉ मटेरियल के मिक्सचर को हीट किया, बेक किया, एक बहुत अच्छा सा टेस्ट वाली नई सी चीज बन गई। तो रॉ मटेरियल कहां से आया, प्राइमरी सेक्टर से, उसमें इसने अपनी एक्सपर्टीज लगाई और एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया, ये कहलाया सेकेंडरी सेक्टर। यहां पर ये एक नए प्रोडक्ट को बना रहे हैं। बिस्किट नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता था, बिस्किट का पेड़ नहीं होता सर। बिस्किट जो है वो मैन्युफैक्चर करना पड़ता था, वो बनाना पड़ता था। इस वजह से सेकेंडरी सेक्टर जो है वो क्या क्या कहलाता है, या कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, या कहलाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्यों मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? क्योंकि हम नई चीज को मैन्युफैक्चर कर रहे थे, हम निर्माण कर रहे थे एक नए प्रोडक्ट का। इंडस्ट्रियल सेक्टर क्यों कहलाता है कि ये स्टोरी जो है वो ग्रेजुअली, अगर आपके पड़ोस में एक छोटी सी बेकरी है, होती है ना गली मोहल्ले में छोटी सी बेकरी होती है जिसके पास आप जाते हो, यहां पे फ्रेश बिस्किट मिलते हैं, तो वहां पर अगर ये चीजें हो रही हैं तो वो एक छोटा सा कॉटेज यूनिट है। लेकिन यही जब ब्रिटानिया जैसी कंपनी करती है तो बहुत बड़े उद्योग, बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में काम करती है। इस वजह से हमारा सेकंड सेक्टर जो है, सेकेंडरी सेक्टर, वो कहलाता था मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब ये सारी की सारी स्टोरी जो है वो इसकी डेफिनेशन से समझेंगे। सर डेफिनेशन कहती है it includes activities in which natural products are converted into other useful forms through the ways of manufacturing that we associate with the industrial activity. सेकेंडरी सेक्टर वो था जिसमें ऐसी गतिविधियां शामिल थी जो प्रकृति के उत्पादों का विनिर्माण के तरीकों के माध्यम से अन्य उपयोगी रूप में परिवर्तित किया जाता था और हम औद्योगिक गतिविधि से जोड़ते थे। एक उद्योग लगाया, एक औद्योगिक इंडस्ट्री लगाई, वहां पर हमने नेचर से मिली हुई चीजों में कुछ बदलाव किए, एक नया इस्तेमाल के लायक प्रोडक्ट बनाया और हम कहलाने लगे क्या, सेकेंडरी सेक्टर। सिंपलेस्ट डेफिनेशन, जहां पर प्रोडक्ट नेचर से मिलता है वो प्राइमरी सेक्टर है, नेचर से मिले हुए प्रोडक्ट में छोटे मोटे बदलाव करके एक नया प्रोडक्ट बना दिया जाता है, वो होता है सेकेंडरी सेक्टर। सर उसके बाद आया टर्शरी सेक्टर, लेकिन टर्शरी सेक्टर से पहले हम कुछ और चीजों को समझेंगे। हम अभी तक बात कर रहे थे कैसे प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर तक चीजें पहुंची। सर मुझे बिस्किट बनाने थे, उसके लिए मुझे क्या चाहिए था, मुझे व्हीट फ्लोर चाहिए था, मैदा चाहिए था, मुझे एग्स चाहिए थे, मुझे चीनी चाहिए थी। क्या आपको लगता है कि प्राइमरी सेक्टर से मैं हर बार जाकर के भैया यार एक काम करो, एक मुट्ठी भर के व्हीट फ्लोर दे देना, एक लिफाफे में आटा डाल देना, 2 अंडे दे देना, थोड़ी सी चीनी दे देना, क्या आपको लगता है कि ऐसे करके मैं सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरर बन सकता था? कभी नहीं। मैन्युफैक्चरर का काम क्या था, वो बल्क में प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा था। यानी कि अगर वो किसान से व्हीट खरीदता है तो हो सकता है कम से कम 200 kg व्हीट खरीदे, ठीक है जी। अगर वो शुगर ले रहा है या गुड़ ले रहा है या जैगरी ले रहा है, हो सकता है वो एक टाइम पे 50 किलो या 100 किलो शुगर खरीदे। अगर वो बिस्किट बनाने के लिए एग्स ले रहा है, हो सकता है एक टाइम पे कम से कम वो 1000 एग्स परचेज करे। सर ये सारी की सारी चीजें प्राइमरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरर से हमको सेकेंडरी सेक्टर के पास लेकर के जानी थी, क्या मैं हाथ में उठा करके ले जाऊंगा? जब प्राइमरी से सेकेंडरी में चीजें ट्रांसफर होना शुरू हुई तो एक नए सेक्टर की जरूरत महसूस हुई जो हमको ऐसी सर्विसेज प्रदान कर रहा था जहां पर
कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। प्राइमरी सेक्टर में भी क्या था, गुड्स थे, सामान था। सेकेंडरी सेक्टर में भी गुड्स बन रहे थे, लेकिन एक तीसरा नया सेक्टर डेवलप होना शुरू हो गया था जिसमें कोई गुड प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उसकी जरूरत थी। सर ये पूरा का पूरा काम करने के लिए क्या हमको ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं थी? क्या हमको कोई वाहन नहीं चाहिए था? चाहे वो बैलगाड़ी हो, चाहे वो घोड़ा गाड़ी हो, चाहे वो ट्रक हो, ट्रेन हो, प्लेन हो। एक नया सेक्टर डेवलप हो रहा था जो प्राइमरी टू सेकेंडरी होने वाले एक्सचेंज को फैसिलिटेट कर रहा था, उसमें सहायता कर रहा था। यह कहलाया क्या? यह कहलाया हमारा टर्शरी सेक्टर। इट सपोर्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी से सेकेंडरी तक जाने के लिए हमें एक तीसरे सेक्टर की जरूरत पड़ी, वो तीसरा सेक्टर था टर्शरी सेक्टर। इस सेक्टर को एक और नाम से जाना जाता था, वो था सर्विस सेक्टर। आप सभी ने टू व्हीलर या फोर व्हीलर, दो पहिया वाहन, चौपहिया वाहन चलाया होगा। आप टू व्हीलर लेने जाते हैं, पहली बार आप उसको बाय करते हैं, उसके बाद आप शोरूम में जब भी जाते हैं आप सर्विस कराने जाते हैं। सर पहली बार जब आप गए थे, जब आपने परचेज करना था, तो आप एक गुड लेकर के आए थे, एक सामान, एक कमोडिटी लेकर के आए थे। जी मैं बाइक लेकर के आया हूं। आप घर पहुंचे, घर में सबको दिखाया, देखिए मैं बाइक लेकर के आया हूं। उसके बाद आप वहां जाते थे सर्विस कराने के लिए। आप घर आए, मैंने कहा, आपने कहा मैंने सर्विस कराई अपनी गाड़ी की, मेरे 2000 रुपए लग गए। घर पे मम्मी ने पूछा या दादी ने पूछ लिया कि क्या करा लिया तूने 2000 का? ऐसी ही मोटरसाइकिल लेके गया था, ऐसे ही वापस ले आया। सिर्फ लेने और ले जाने में तूने उनको 2000 रुपए दे दिए। लेकिन आप जानते हैं कि वहां पर कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने आपकी बाइक की सर्विसिंग की है, उसकी साफ सफाई की होगी, उसके ऑयल आदि को बदला होगा, उसके पार्ट्स को टाइट किया होगा। यहां पर टर्शरी सेक्टर के अंदर कोई भी नया प्रोडक्ट क्रिएट नहीं हो रहा था, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में प्रोड्यूस किए गए प्रोडक्ट्स को फैसिलिटेट किया जा रहा था। इस सेक्टर को कहा गया क्या? सर्विस सेक्टर। यहां पर जो लोग इन्वॉल्व थे वो कुछ नई चीज जो है वो क्रिएट नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ सर्विसेज दे रहे थे उन सभी चीजों को क्रिएट करने के लिए जो या तो प्राइमरी सेक्टर में हो रही थी या सेकेंडरी सेक्टर में हो रही थी। सर वही एग्जांपल वापस लेते हैं, बिस्किट वाला। मैंने प्राइमरी सेक्टर से सामान लिया था, व्हीट लिया, मैंने शुगर ली, मैंने एग्स लिए, मैंने उनको बेक किया, मैंने बिस्किट बना दिया, और धीरे धीरे मेरा प्रोडक्ट जो है वो फेमस होता चला गया। अब स्टार्टिंग में मैं दिन के 10 पैकेट बिस्किट बनाता था, अब मैं बना रहा था दिन के 10,000 पैकेट। क्या 10,000 पैकेट मैं अकेले बना सकता था? बिल्कुल नहीं बना सकता था। इसके लिए मुझे जरूरत थी किसकी? वर्कफोर्स की। ये वर्कफोर्स क्या करने वाली थी? ये वर्कफोर्स मेरी मदद करने वाली थी सो दैट मैं ये काम करूं। सर क्या वर्कफोर्स अपने एंड पे कोई नया प्रोडक्ट बना रही थी? प्रोडक्ट तो वही था जो मैं क्रिएट कर रहा था। सामान आ रहा था, रॉ मटेरियल आ रहा था प्राइमरी सेक्टर से, और सेकेंडरी सेक्टर जो मैं ऑलरेडी था, यहां से फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा था। ये सभी लोग सिर्फ और सिर्फ इस इंटरमीडिएरी जोन में थे, इस बीच के इलाके में थे, जहां पर ये अपनी सर्विसेज दे करके मेरी मदद कर रहे थे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करने में। इन लोगों को कहा जाता है क्या? सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व, और यह कहलाता है हमारा तीसरा सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। ठीक है जी, ये दोनों सेक्टर्स को डेवलप करने का काम करता था। बेसिक 3, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। आई होप हमको क्लियर हो गया होगा। सर एग्जांपल के तौर पर प्राइमरी सेक्टर, जो चीजें हमने अभी तक पढ़ी थी उसके आधार पर अंदाजा लगाएंगे। प्राइमरी सेक्टर में ये आपको काऊ दिख रही है, ये एग्रीकल्चर दिख रहा है, ये पेड़ दिख रहा है, ये सारी की सारी चीजें कैसे होती हैं? ये नेचर से हो रही थी। नेचर से आने वाले प्रोडक्ट्स, सर ये देखिए, नेचर से आने वाले प्रोडक्ट्स को हम बदल रहे थे किसमें? एक नए प्रोडक्ट में। नेचर ने हमको ट्री दिया था, उस ट्री से हमको मिली वुड। वुड में ट्री जो है वो प्राइमरी सेक्टर था, वुड जो है वो प्राइमरी सेक्टर था। वुड को इस चेयर में बदलना था सेकेंडरी सेक्टर ने अपनी एक्सपर्टीज लगा करके। तो एक इंडस्ट्री के अंदर इस लकड़ी को कुर्सी में बदला गया, इस गेहूं की फसल को व्हीट में बदला गया, ये कॉटन के पेड़ को एक शर्ट में बदला गया। लेकिन इस पूरे के पूरे प्रोसेस में कुछ और सर्विसेज की जरूरत थी, जैसे ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक अलग से सेक्टर डेवलप हो रहा था जो सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर कहलाता था। कुछ और एलाइड एक्टिविटीज इन्वॉल्व थी। सर बैंक क्या करता है? वो आपको सर्विस नहीं प्रोवाइड करता।
आज आधुनिक तरीके से काम हो रहा है। ये कॉटन से बनने वाली शर्ट आज आपको अलग अलग ब्रांड से मिल रही है। आप कंप्यूटर की मदद से, इंटरनेट की मदद से विदेशों से सामान मंगा रहे थे। तो यहां पर कन्वर्जन प्राइमरी टू सेकेंडरी हो रहा था, लेकिन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी अपना रोल प्ले कर रही थी एज अ सपोर्ट सिस्टम, अपनी सर्विसेज दे करके। बैंक जो है वो अपनी सर्विसेज दे रहा था, ट्रांसपोर्टेशन अपनी सर्विसेज दे रहा था, और इस तरीके से ये तीनों सेक्टर्स जो है वो मिल करके काम कर रहे थे। ये बेसिक डिस्कशन का क्रक्स है। सर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही सेक्टर्स है, इसके अलावा भी अब नए नए सेक्टर्स निकल करके आएंगे। वो हम आगे ग्रेजुअली जब हम प्रोसीड करेंगे 11-12 की एनसीईआरटी में पहुंचेंगे तो हम नए नए सेक्टर्स को देखेंगे। अभी के डिस्कशन में 3 सेक्टर्स मैं उम्मीद करता हूं हमको क्लियर हो चुके होंगे। द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी प्रोड्यूस वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये तीनों सेक्टर्स मिलकर के क्या कर रहे थे? सर क्या ये सिर्फ 3 चीजें बन रही थी? नहीं, चेयर के साथ बहुत अलग अलग प्रकार का फर्नीचर बन रहा था। एग्रीकल्चर से बहुत अन्य प्रकार के गुड्स बन रहे थे। कॉटन से सिर्फ शर्ट नहीं बन रही थी, बहुत प्रकार के कपड़े बन रहे थे। हमारे आसपास मौजूद हर एक चीज जो है वो इन तीनों ही सेक्टर से मिलकर के आई है। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, आप फोन से देख रहे होंगे, तो सर फोन कहां से आया? फोन इन तीनों सेक्टर से मिलकर के आया। आप चेयर पे बैठ करके या बेड पे बैठ करके अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो चेयर या बेड कहां से आया? सर इन तीनों सेक्टर्स के मिक्सचर से आया। आपके आसपास दीवार पे पेंटिंग लगी है, छत पे पंखा है, बेड पे चादर है, कुर्सी के आगे मेज है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो इन तीनों सेक्टर्स की बदौलत हमको मिल रही थी। यानी कि ओवरऑल ये तीनों सेक्टर्स मिलकर के XYZ बहुत सारे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे थे। लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, बहुत बड़ी संख्या में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स मिलकर के। All these sectors have large number of people working in them and who produce these goods and services. सेक्टर्स किससे बनते हैं? सर सेक्टर अल्टीमेटली लोगों से बन रहा है। तो इन तीनों ही सेक्टर्स में बहुत सारे लोग जो है वो काम कर रहे थे, जिनकी मदद से, जिनकी वजह से अलग अलग प्रकार के गुड्स, अलग अलग प्रकार की सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही थी। अगला स्टेप ये था, अब हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी की सर शुरुआत हो चुकी थी। हमारे पास प्राइमरी सेक्टर था, सेकेंडरी था, टर्शियरी था। प्राइमरी नेचर से गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे, सेकेंडरी उनसे ले रहे थे, और टर्शियरी इस पूरे के पूरे प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहे थे। आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत हो चुकी थी, जिसको हम कहते हैं कि इकोनॉमी का साइकिल चलना शुरू हो गया था। अगला स्टेप ये था, हमको ये जानना था कि कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। विलेज स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पालमपुर के पास हो सकता है कोई दूसरा रामपुर नाम का विलेज हो, तो हमको देखना था कि क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी पालमपुर में बढ़ी है या रामपुर में बढ़ी है। वो कैसे देख सकते थे? सर पालमपुर और रामपुर की इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर करने का तरीका क्या था? जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है पालमपुर में, उसका आंकलन किया जाए रामपुर के साथ। लेकिन कैसे डिसाइड होगा? सर हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ में एक वैल्यू इन्वॉल्व थी। अगर मैं बिस्किट बनाता हूं, बिस्किट का पैकेट कितने का, वो उसकी वैल्यू है। मैं एक दिन में कितने बिस्किट बनाता हूं, उसकी क्या वैल्यू है। ऐसे ही हर सेक्टर में कितने समय में कितनी वैल्यू का, कितने मूल्य का प्रोडक्ट या सर्विस बन रहा है, इन सबको प्लस कर लीजिए, टोटल वैल्यू पता चल जाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। पालमपुर में टोटल वैल्यू पता चल जाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, रामपुर में। दोनों को कंपेयर कर लीजिए, जो ज्यादा वैल्यू का होगा वो इकोनॉमी बड़ी, जो कम वैल्यू का होगा वो इकोनॉमी छोटी। तो अब इस स्टेप पर आकर के हमको देखना था कि गुड्स एंड सर्विसेज कितनी वैल्यू के प्रोड्यूस हो रहे हैं, और ये कंसेप्ट कहलाया क्या? इसी कंसेप्ट को आगे चल करके कहा जाएगा सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो हियर आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू अ टर्म। यहां पर एक नई टर्म आई होप हम सुन रहे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि आपने ये टर्म नहीं सुनी होगी, लेकिन सर लेट्स नॉट फॉरगेट, हम 10वीं कक्षा की एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं। हो सकता है 10वीं कक्षा के बच्चे ने पहली बार 10th क्लास की एनसीईआरटी में ये टर्म सुनी हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सर जीडीपी क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, ये सारी की सारी चीजें आएंगी जब हम 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ एक ब्रीफ आइडिया इस चैप्टर के अंदर हमको दिया गया है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। सर वैल्यू ऑफ final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production sector of that year। मैंने आपको बोला कि हमको कंपेयर करना था रामपुर और पालमपुर को। हमने क्या किया, हमने देखा कि रामपुर में कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई थी। मान लीजिए हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, रामपुर में टोटल फाइनल वैल्यू क्या थी, 1 लाख रामपुर की, और पालमपुर की थी 75,000। लेकिन रामपुर की ये वैल्यू जो है 1 लाख तब थी
जब वहां पर बहुत अच्छा मौसम था, सब सुहाना था, अच्छी फसल हुई, लेकिन पालमपुर की एक्टिविटी तब थी जब वहां पर बाढ़ आ गई थी। तो जब भी हमें कंपैरिजन करना है, हमको सेम ईयर को लेकर के चलना है कि एक साल, एक पर्टिकुलर साल के अंदर उस जगह पे और उस जगह पे, उस देश में या उस देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, वो दोनों के कंपैरिजन में मदद करेगा। जीडीपी क्या कहता है? जीडीपी कहता है सर कोई भी एक साल उठा लीजिए, कोई भी 2 लोकेशन उठा लीजिए, वहां पर उस एक साल में जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, उनकी सारी की सारी वैल्यू को कितने अमाउंट में वो फाइनली बेचा जाएगा, उसको प्लस कर लीजिएगा, वो उस इलाके का, उस देश का, उस गांव का जीडीपी होगा, सकल घरेलू उत्पाद होगा। सम टोटल ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ ईयर इन पर्टिकुलर टेरिटरी। एक टेरिटरी में एक साल में जितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, उनकी वैल्यू का सम जो है, एडिशन जो है, वो हमारा कहलाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दोस्तों एक टर्म यहां पर इंपॉर्टेंट है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या है सर? ये फाइनल का यहां पर क्या कंसेप्ट है? और मैंने क्यों बोला, ऐसे तो बहुत सारे वर्ड्स थे, मैंने सिर्फ और सिर्फ फाइनल पे बल दिया और पर्टिकुलर ईयर पे बल दिया। पर्टिकुलर ईयर क्यों? हमको कंपैरिजन जो है वो एक साल का करना था। फाइनल गुड्स क्यों ले रहे थे हम यहां पर? क्योंकि इंपॉर्टेंट ये चीज है कि वी हैव टू इंक्लूड ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विस। अभी आपको लग रहा होगा सर क्या फाइनल फाइनल लगा रहे हो, समझ तो कुछ आ नहीं रहा। सर वापस जाएंगे हमारी उसी एग्जांपल के ऊपर। मैंने आपसे क्या कहा था? बिस्किट बनाना था। बिस्किट किससे बन रहा था? व्हीट से, शुगर से और एग्स से। बिस्किट बनाने के लिए मैंने 3 रुपए का व्हीट इस्तेमाल किया, 1 रुपए का शुगर इस्तेमाल की और 1 रुपए का इस्तेमाल किया एग। टोटल 5 रुपए का मैंने बिस्किट जो है, 5 रुपए में मेरा बिस्किट तैयार हो गया था। इसमें मैंने अपनी एक्सपर्टीज भी लगाई थी और इस बिस्किट को मैंने बेच दिया 10 रुपए में। सर मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि जब हमें जीडीपी कैलकुलेट करना था, हमें फाइनल गुड का वैल्यू जो है वो देखना था। सर यहां पर फाइनल गुड क्या है? यहां पर फाइनल गुड ना तो व्हीट है, ना शुगर है, ना एग है, फाइनल गुड है ये बिस्किट। क्यों इंपॉर्टेंट है जीडीपी के कैलकुलेशन में फाइनल गुड? अगर मैं सिर्फ और सिर्फ गुड्स की वैल्यू देता तो इतने से सफर में हमारा जीडीपी पता कितना होता? 3 रुपए, 3 रुपए का व्हीट, 1 रुपए की शुगर, 1 रुपए का अंडा, कितना हो गया? 5 रुपए और 10 रुपए का बिस्किट। तो हमारा टोटल जीडीपी कितना हो जाता? 15 रुपए। वेयर एज सर जब ये 10 रुपए कैलकुलेट हुए तो जो मैन्युफैक्चरर था उसने ये कॉस्ट इसमें ऑलरेडी ऐड कर ली थी। उसने 5 रुपए वो डाल लिए थे जो उसको यहां खर्च करने पड़े थे और 5 रुपए उसने अपना मुनाफा जोड़ दिया अपनी एक्सपर्टीज के लिए। अगर रियल टर्म्स में देखा जाए तो जीडीपी यहां पर सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए है, लेकिन अगर हम इन चीजों को इंक्लूड कर लेते तो ये अंडा हो, ये शुगर हो या व्हीट हो, इनकी एडिशन 2 बार हो गई, लेकिन प्रोडक्ट तो एक ही बार प्रोड्यूस हुआ ना। जब 15 रुपए सम टोटल आया तो सर यहां पे 3 1 1 5 रुपए एक बार ऐड हो रहे थे और 10 रुपए का बिस्किट बन रहा था। इस 10 रुपए कॉस्ट में ऑलरेडी ये 5 रुपए इन्वॉल्व थे। इस वजह से जब पूरी जर्नी में जो फाइनल प्रोडक्ट है हमें सिर्फ उसका प्राइस ऐड करना था, इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल प्राइस जो है वो नहीं करना था। इंटरमीडिएरी क्या होता है सर? एक प्रोडक्ट को दूसरा प्रोडक्ट बनाने में जो सामान बीच में कंज्यूम हो जाता है वो इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट कहलाता है। एंड रिजल्ट है बिस्किट। इस बिस्किट को बनाने के लिए बीच में XYZ, मैदा, आटा, गेहूं, शुगर, जो भी लगेगा ये सारे के सारे इंटरमीडिएरी हैं। फाइनल रिजल्ट में मैं आपको बिस्किट निकाल करके दे देता हूं, मुझे सब चीजों को अलग करके दिखा दो। उस बिस्किट में से क्या हम एग्स को जो है वो अलग कर सकते थे? क्या उस बिस्किट में से मैं व्हीट अलग कर सकता था? क्या शुगर अलग कर सकता था? नहीं कर सकता था। सर ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है आई होप हमको समझ आई होगी क्यों फाइनल प्रोडक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट था, क्यों जीडीपी की डेफिनेशन में फाइनल शब्द पे बल दिया गया था। वही चीज को यहां समझते हैं। किसान जो है वो व्हीट सेल करता है 8 रुपए प्रति किलो, ठीक है जी। कंपनी उससे बिस्किट बनाती है। वो किसान जो है वो व्हीट सेल करता है एक फ्लोर मिल को, आटा चक्की को,
8 रुपए किलो के हिसाब से। वो आटा चक्की जो है वो इसको पीस करके आटे में बदल देती है 10 रुपए प्रति किलो में, और 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से ये बेच देती है बिस्किट बनाने वाली कंपनी को। बिस्किट बनाने वाली कंपनी जो है वो 15 रुपए का एक पैकेट बेचती है। तो यहां पर जीडीपी की एडिशन में 15 रुपए आएगा, ना कि 8 रुपए किसान के और 10 रुपए फ्लोर मिलके, क्योंकि इस 15 रुपए की कॉस्ट में ये 10 और ये 8 रुपए ऑलरेडी इन्वॉल्व है। अगर हम दोबारा से इसको ऐड करेंगे तो डबलिंग हो जाएगी, वो हमें नहीं करनी है। उससे रियल जीडीपी या रियल वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज की सामने नहीं आएगी। इस वजह से सिर्फ और सिर्फ फाइनल वैल्यू जो है वो कंसीडर की जाती थी। द सम ऑफ प्रोडक्ट्स इन दीज 3 सेक्टर्स गिव व्हाट इज कॉल्ड एज जीडीपी। अब सर्विसेज हो, रॉ मटेरियल हो या प्रोडक्ट हो, वो कहां पर बन रहे थे? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में। इन तीनों सेक्टर्स में बनने वाले प्रोडक्ट्स की जो टोटल वैल्यू थी वो हमें क्या देती थी? वो देती थी एक देश का जीडीपी। सर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अभी तो आपने कहा कि प्राइमरी सेक्टर का गुड जो है वो इंटरमीडिएरी के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको तो हमने फाइनल गुड में कंसीडर करना था। ध्यान रखिएगा, प्राइमरी सेक्टर मिल्क प्रोड्यूस करता है। एक मिल्क जा रहा है बिस्किट बनाने के लिए, एक मिल्क जा रहा है हमारे घर पे, हमारे हाउस होल्ड में। यहां पर जब ये सीधा मिल्क मेरे घर पे पहुंच गया तो उस केस में यही फाइनल गुड है। मैं अपने घर पे इस दूध से आइसक्रीम बना के बाजार में नहीं बेचने वाला, इसको मैं सेल्फ कंजम्पशन करूंगा, इसको मैं सेवन खुद करूंगा। तो साइमल्टेनियसली एक प्रोडक्ट जो है वो इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है और फाइनल गुड भी हो सकता है, डिपेंड करता है उसको इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। बिस्किट बनाने वाली कंपनी दूध से बिस्किट बनाएगी और फिर उस बिस्किट की कॉस्ट में दूध की कॉस्ट ऐड करके बेचेगी, तो यहां पर ये इंटरमीडिएट गुड है। लेकिन अगर ये दूध डायरेक्टली मैं बाजार से लेकर के या डेयरी से लेकर के पी जाता हूं तो प्राइमरी सेक्टर में प्रोड्यूस होने वाला दूध ही जो है वही फाइनल गुड बन जाएगा। तो हमें यह चीज का ध्यान रखना होता है कि प्राइमरी सेक्टर में जो फाइनल कंजम्पशन हो रही है, सेकेंडरी में जो फाइनल कंजम्पशन हो रही है और टर्शरी में जो फाइनल कंजम्पशन हो रही है, ये सारी की सारी चीजें मिलकर के जीडीपी बनाएंगी। सर टर्शरी सेक्टर सिर्फ और सिर्फ इतना नहीं था कि प्राइमरी और सेकेंडरी के ही काम आता था, कि किसी ने बिस्किट बनाना था उस फैक्ट्री में काम कर लिया तो टर्शरी सेक्टर हो गया। एग्जांपल, सर आपका ड्राइवर, आपका बार्बर, आपका गार्डनर, आपकी डोमेस्टिक हेल्प, ये सब लोग क्या कर रहे थे? ये सब लोग भी इस जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे थे अपनी सर्विसेज देकर के। कैसे? आपके ड्राइवर की मान लीजिए महीने की 8,000 रुपए सैलरी है, पर मंथ 8,000 रुपए है, तो जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन 8,000 का है। आपका बार्बर जो है वो आपसे बाल काटने के 100 रुपए लेता है, वो महीने में ऐसे अलग अलग लोगों के बाल काट के 20,000 रुपए कमा लेता है, तो वो 20,000 रुपए जो है वो जीडीपी का पार्ट है। जो गार्डनर है वो महीने का 10,000 कमाता है, जो आपकी डोमेस्टिक हेल्प है वो महीने का 4-5 हजार कमाती है। इन सभी की सम टोटल जो है वो जीडीपी का पार्ट है। तो टोटल किसी भी देश की, किसी भी इलाके की जीडीपी कैसे कैलकुलेट होगी? जब ये तीनों सेक्टर्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में जो फाइनल गुड या सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू क्या है उनको ऐड कर देंगे, वो कहलाएगा जीडीपी। सर इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। एक पर्टिकुलर साल में कितने फाइनल गुड्स या सर्विसेज, चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्शरी हो, उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, वो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है। आई होप दोस्तों ओवरव्यू में जीडीपी का कंसेप्ट हमको समझ में आ गया। जीडीपी कैलकुलेट क्यों करना था? सर जीडीपी हमें बताता है कि कोई भी इकोनॉमी कितनी बड़ी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी थी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट या किसी भी चीज की डेवलपमेंट कब होती है? डेवलपमेंट क्या है? किसी चीज में वृद्धि होना, विकास होना। सर विकास तभी हो पाएगा जब हमें पता होगा कि हम अभी कहां पर हैं और हमें कहां पहुंचना है। मैं इस पोजीशन पे था, मुझे यहां जाना था, तब मैं समझ पाऊंगा कि डेवलपमेंट होगी। उसी तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब होगी जब हमें पता होगा कि आज इकोनॉमी कैसी है और इस इकोनॉमी को हम कहां लेकर के जाना चाहते हैं, और ये इकोनॉमी कैसी है, कितनी बड़ी है और भविष्य में कितनी बड़ी हो सकती है। ये सब चीजें हमको बताता था कौन? सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मोस्ट रीसेंट फिगर्स के अनुसार 2022 की प्रोजेक्टेड जीडीपी कितनी होगी हिंदुस्तान की। ये आप जरूर मुझे, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मालूम होगा, इंटरनेट से चेक करके बता दीजिएगा, लेकिन कमेंट करके जरूर बताइएगा, सो दैट वी गेट टू नो कि जीडीपी का कंसेप्ट असल में होता क्या है। सर 3 सेक्टर्स हम समझ चुके थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ओवर द पीरियड
अगर हम स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर को आज से कंपेयर करें तो क्या उतनी ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज है? ओवर द ईयर्स इन तीनों सेक्टर्स में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। लास्ट फ्यू डिकेड्स में हर एक सेक्टर का उत्पादन जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, लेकिन एक सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा इंक्रीज आया है, वो पता कौन सा है? टर्शरी है। सर एग्रीकल्चर या नेचर से आने वाले प्रोडक्ट्स लिमिटेड थे। आज से 10 साल पहले अगर मेरे पास एक खेत था तो 10 साल पहले वो जितना उत्पादन दे रहा था, आज हो सकता है थोड़ी ज्यादा फर्टिलाइजर अच्छे आ गए हो, बीज थोड़ा बेहतर हो, तो थोड़ा सा प्रोडक्शन डिफरेंस आया हो, लेकिन कोई मैसिव इंक्रीज नहीं हुआ है। सेकेंडरी सेक्टर कैसे चलता था? सेकेंडरी सेक्टर चलता था उन प्रोडक्ट्स से जो प्राइमरी सेक्टर से आ रहे थे। जब प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स जो है वो मोर और लेस उतने ही रहे, तो उससे सेकेंडरी सेक्टर ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर लेगा? तो मोर और लेस प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ने इतना ग्रोथ नहीं देखा था जितना इस नए सेक्टर ने, इस तीसरे सेक्टर ने ग्रोथ देख लिया था। आज आपके आसपास प्रोडक्ट्स से ज्यादा सर्विसेज की अवेलेबिलिटी है। कैसे है वो समझते हैं? सर अलग अलग तरीके से सर्विसेज जो है वो अवेल की जा रही थी, लोगों को सर्विसेज की जरूरत थी, जिस वजह से ये सेक्टर जो है वो बूम करता चला गया। एग्जांपल, सर सर्विसेज में हमें हॉस्पिटल चाहिए था, शिक्षा के संस्थान चाहिए थे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विस चाहिए थी, हमें पुलिस चाहिए थी, कोर्ट चाहिए था, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस चाहिए था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चाहिए थी, डिफेंस चाहिए था, ट्रांसपोर्ट चाहिए था, बैंक चाहिए था, इंश्योरेंस कंपनी चाहिए थी। सबसे पहली वजह जिसके कारण सर्विसेज या टर्शरी सेक्टर जो है वो बूम किया, वो एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, वो ये सारी की सारी सर्विसेज थी जो बुनियादी थी, जो बेसिक थी। सर हेल्थ केयर हमको चाहिए है, हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस करा था, डेवलपमेंट तभी होगी जब हेल्थ अच्छी होगी। हमको एजुकेशन चाहिए थी, ये हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस करा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। इसके साथ साथ हमको पोस्ट सर्विसेज, हमको पुलिस की मदद चाहिए थी, डिफेंस चाहिए था, ट्रांसपोर्ट चाहिए था, बैंकिंग सर्विसेज चाहिए थी, इंश्योरेंस सर्विसेज चाहिए थी। ये सारी की सारी सर्विसेज जो है वो हमें सरकार मुहैया करा रही थी। किसी भी विकासशील देश जो डेवलपिंग कंट्री है वहां पर इन सर्विसेज की जरूरत होती है। जब सरकार ने ये सर्विसेज प्रोवाइड कराना शुरू करी तो इन सभी सर्विसेज के लिए उनको वर्क फोर्स की जरूरत थी, लोगों की जरूरत थी। तो बहुत बड़ी नंबर में जो लोग हैं वो इस सेक्टर में इन्वॉल्व हो गए। टर्शरी सेक्टर जो है उसकी ग्रोथ का सबसे पहला कारण ये था। जितने भी जो विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्रीज है, वहां पर सरकार को ये सारी की सारी सर्विसेज देनी थी और सरकार को सर्विसेज देने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला रीजन ये हुआ कि गवर्नमेंट चाहती थी लोगों को अच्छे हॉस्पिटल, स्कूल, अच्छी सर्विसेज मिले, तो लोगों को इस सेक्टर में इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया गया। सेकंड सेक्टर क्या था? सर जैसे जैसे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में ग्रोथ आ रहा था, उन जितना ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, जितना ज्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए, उसमें ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए भी तो लोग चाहिए थे। अब ट्रेडर जो है, ट्रेडर क्या होता है? दुकानदार जिसको कहते हैं। क्या वो कोई प्रोडक्ट बना रहा है? नहीं सर। वो क्या करता है? वो सिर्फ और सिर्फ एक बना हुआ प्रोडक्ट खरीद रहा था, उसको लोगों तक पहुंचा रहा था। वो इंटरमीडियरी था। तो ट्रेडर्स की जरूरत थी, ट्रांसपोर्टर्स की जरूरत थी, स्टोरेज फैसिलिटी की जरूरत थी। तो दोनों सेक्टर्स में जितना भी ग्रोथ हुआ उसकी वजह से तीसरा सेक्टर जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर गया। वो तीसरा सेक्टर कौन सा था? वो टर्शरी सेक्टर था। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही थी, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा था, ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे थे, तो इसका अर्थ क्या था? सर गुड्स एंड सर्विसेज बनाए क्यों जा रहे थे? गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जा रहे थे इनकम के लिए। तो जब प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन ज्यादा हो गई तो एक चीज तो क्लियर थी कि लोगों की इनकम जो है वो बढ़ चुकी थी। जब लोगों की इनकम बढ़ चुकी थी तो दे रिक्वायर्ड अ प्लेस जहां पर वो इस इनकम को स्पेंड कर सके। तो लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दी सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स एटसेट्रा। ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये इन्होंने गिव राइज किया। पिछले कुछ दशकों में देखो, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, लग्जरी सैलून, बहुत शानदार प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्रोफेशनल ट्रेनर, जिम ट्रेनर, योगा इंस्ट्रक्टर, प्रोफेशनल ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर, टूरिज्म सेक्टर, ये सारी की सारी चीजें जो है वो बढ़ चुकी थी। तो आई होप हमको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर क्या है ये समझ में आ गया होगा गाइस। इसके आगे की डिस्कशन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हम जानेंगे क्या है ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड क्या है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। इन बातों पर हम इन बातों पर जोर जो है वो देंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज की हमारी डिस्कशन को हम यहीं तक रोकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सर यहां तक की चीजें जो हैं वो हमको इन डेप्थ, इन डिटेल समझ में आ गई होंगी। कोई भी आपका डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी क्वेरी जो है उसको नेक्स्ट डे क्लास में एड्रेस कर लिया जाएगा। गाइस अगर आपको ये क्लासेस अच्छी
लग रही हैं तो जरूर अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं वो फीडबैक के रूप में हमें दीजिए। अगर आपको कोई चीज नहीं पसंद आती है तो वो भी आप कमेंट पे लिख सकते हैं, हम उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल के तौर पर इनिशियल क्लासेस में आप सभी लोगों की डिमांड आई थी कि सर जो टेक्स्ट है वो बाइलिंगुअल होना चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होना चाहिए, तो उस पर काम करते हुए अब आपको बाइलिंगुअल टेक्स्ट जो है वो दिया जा रहा है। आई होप वी आर क्लियर टिल हेयर। इस लेक्चर सीरीज को रिलीजियसली फॉलो कीजिए सर। आई एश्योर यू कि एनसीईआरटी की इकोनॉमी की जहां तक बात है आपको एक भी डाउट, एक भी क्वेरी जो है वो नहीं रहेगी, और एग्जाम के अंदर ये क्लासेस हमको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।